नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरें और देश भर की मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले बात गोल्ड की करते हैं। गोल्ड में कल के सत्र में हमने देखा था भारी गिरावट के बाद कल अच्छी तेजी आई थी, लेकिन आज फिर से दबाव बन रहा है। किशोर सर, क्या हो रहा है गोल्ड में? क्या तेजी क्यों नहीं टिक पा रही है और आगे क्या होगा? गुड मॉर्निंग विश्वन। गुड आई थिंक यहाँ अभी जानते हैं कि यूएस और चाइना का जो एक समझौता होने का जो चांसेस है, जो बातचीत जो शुरू हुआ है कि उसके बाद जो 90 दिन का जो ऊपर ओके सर उसकी वजह से आपको के ऑडियो में आज कुछ दिक्कत हो रही है, बैंडविड्थ की दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूंगा वापस से उसे फिक्स करके आपके पास आऊं। तब तक दिनेश जी आप बताइए सर, गोल्ड की तेजी टिकी नहीं कल की, क्या होगा आगे, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? बिल्कुल, नमस्कार विश्व मोहन जी। गोल्ड की अगर फंडामेंटल अगर आप देखते हो तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात मिलकर गोल्ड के प्राइसेस को सप्रेस करना चाह रही है। यूएस चाइना का जो ट्रेड डील था वो बहुत सकारात्मक संकेत से बहुत आगे बढ़ा है और उसी के चलते हमने शार्प फॉल प्राइसेस में आते हुए देखा है। 96,500 के लेवल से डाउनसाइड करीब करीब हमने 93,000 के लेवल्स कल मार्केट में आते हुए देखे। फिर शॉर्ट कवरिंग के तौर पर एक बार 94,200 के लेवल्स गए और दोबारा अभी 93,400-500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कुल मिला के सारा जो दबाव है अभी गोल्ड पर आने की संभावना लगती है। 93,600 650 के आसपास मेरे हिसाब से इस बार फ्रेश बिक्वालिस में आ सकती है। 93,980 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके डाउनसाइड 93,000 और 92,750 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर मुझे लगता है सेकंड हाफ में गोल्ड में आने की संभावनाएं नजर आ रही है। प्रेशर है ये और फिर से बढ़ सकता है। हालांकि शुरुआती जो दबाव था वहां से हल्की रिकवरी भी आई है, लेकिन फिर से ये गहरा सकती है गिरावट सेकेंड हाफ में। अब दिनेश जी चांदी पर बताइए। चांदी में तो कल बहुत अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज ये भी कमजोर है। यहां पर भी कमजोरी और बढ़ सकती है क्या? जी बिल्कुल, 96,700 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिले थे और वहां से हमने एक बार तेज 97,700 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिले थे। और वहां से एक बार तेज गिरावट हमने देखी जब इन्फ्लेशन डेटा आया। करीब करीब 96,000 के आसपास आकर बार बार इसमें सपोर्ट आता है। आज भी 96,000 के अंदर ये टिकी नहीं है। 96,000 के लेवल से दोबारा एक बार ये 97,000 97,600 के लेवल बार बार दिखाती है। तो मेरे हिसाब से 96,100 96,150 के आसपास इसमें बाइंग की जा सकती है। 97,000 97,700 के अपसाइड पोटेंशियल नजर आते हैं। 95,400 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से थोड़ा डिप मिलता है तो बाय में बने रहना। चलिए, गोल्ड सिल्वर पे ट्रेडर्स के लिहाज से कॉल आ गई है। किशोर सर आप बताइए, दो डेटा जो गोल्ड के फेवर कर सकते हैं, एक तो यूएस सीपीआई जो फेड का जो टारगेट है उसके बेहद करीब आ चुका है, और दूसरा गोल्ड ईटीएफ में 3 साल में सबसे बड़ा मंथली निवेश देखने को मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है। क्या इससे गोल्ड को कुछ सपोर्ट मिलता दिख रहा है आपको? नहीं, आई थिंक विश्वमोहन, ये जो है ये पिछले महीने का जो डेटा है अभी जो रिलीज हुआ है, बट पिछले महीने और पिछले क्वार्टर का डेटा है। और गोल्ड जब भी ऑल टाइम हाई पे चला गया था तो नेचुरली जो इन्वेस्टर का डिमांड है वो अच्छा रहेगा और काफी हद तक जो इन्वेस्टर्स उसमें नया पैसा डालेंगे वो तो उम्मीद था। बट अभी जो हाल फिलहाल के लिए जो गोल्ड में करेक्शन आ रहा है वो चाइना और यूएस के बीच में जो समझौता होने का जो आशंका है उसकी वजह से आ रहा है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा जो हल्का सा उसमें वीकनेस रहेगा। द क्वेश्चन इज कि बहुत कितना ज्यादा वीकनेस रहेगा, कि ये अगर ट्रेड डील अगर परमानेंट हो जाता है तो प्रोबेबली आपको अगर रिसेशन को अवॉइड कर सकते हैं और यूएस का इन्फ्लेशन अगर कम हो सकता है तो प्रोबेबली गोल्ड में थोड़ा ज्यादा गिरावट आएगा। फिलहाल के लिए तो सिर्फ शॉर्ट टर्म वीकनेस है। इंट्राडे के लिए भी गोल्ड बेच के चल सकते हैं, बट एक्चुअली एक यहाँ पे जो फायदा है वो थोड़ा सिल्वर को ज्यादा बेहतर हो सकता है, बिकॉज अगर चाइना डील होता है चाइना यूएस का तो इंडस्ट्रियल मेटल्स और नॉन फेरस और इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए अच्छा है। तो सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल, इसमें जो
जो अंडर परफॉर्मेंस था वो थोड़ा करेक्ट होने का चांसेस है, जो इसका जो रेशियो है वो थोड़ा सुधर जाएगा। तो मेरा मानना है कि सेल गोल्ड और बाय सिल्वर थोड़ा अपनाना चाहिए, मे बी अनदर नेक्स्ट 10-15 डेज के लिए। ओके, तो अगले 10 से 15 दिनों में आपको यहाँ पर सोना बेचना है और चांदी खरीदना है। इस रणनीति के साथ काम करें, बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ट्रेड वॉर की चिंताएं कम हुई है, 90 दिनों तक के लिए इन लोगों ने जो अपने टैरिफ को कम करने का फैसला किया है, उससे यहाँ पे रिस्क प्रीमियम गोल्ड का कम होगा और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी। उसका फायदा यहाँ पर चांदी को भी मिलेगा। तो चांदी खरीदे, गोल्ड बेचे, ये आप 1-2 हफ्ते के लिए यही रणनीति बनाएं। आगे फिर से सलाह, ये पोजिशनल राय है, आज के लिए सिर्फ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स की बात शुरू हो गई है, तो किशोर सर क्या लग रहा है, मेटल्स में जिंक और एल्युमिनियम ये दोनों काफी ज्यादा तेज हैं, क्या आगे इनकी तेजी और बढ़ सकती है यहां से? किशोर सर आपसे सवाल था। आई थिंक मेटल्स में मुझे एक्चुअली है जिंक और कॉपर दोनों अच्छा लगता है, बट आज इंट्राडे के लिए कॉपर बाइंग कर सकते हैं 859 के आसपास। 856 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड अपसाइड में टारगेट 865 तक आप रख सकते हैं। ओके, कॉपर खरीदने की सलाह आपको लग रहा है यहाँ पे डिप में कॉपर खरीदे, 865 तक जा सकता है। आप दिनेश जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में? आपकी टॉपिक क्या होगी सर आज? मुझे एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। बहुत समय के बाद में, मतलब मुझे लगता है करीब करीब 40 दिन के बाद में 240 के लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है और सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स इसमें एक अच्छा मोमेंटम का संकेत दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 242-242-10 के आसपास एल्यूमिनियम खरीदा जा सकता है। 246 के लक्ष्य के लिए 239-60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए, आपके लिए ये कॉल आ गई है मेटल्स को लेकर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर। क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में एपीआई की जो डेटा है, यहाँ पर बाजार के अनुमान के विपरीत यहाँ पर यूएस में क्रूड के स्टॉक बढ़े हैं। हालांकि आज ईआईए के डेटा आ जाएंगे, उसके बाद स्थिति साफ होगी, लेकिन बाजार में यहाँ स्टॉक की कमी की संभावना थी, इस वजह से ये अनुमान के विपरीत है। और चीन का जो इंपोर्ट है क्रूड का सऊदी से अब बढ़ता जा रहा है, कहा जा रहा है कि साल के ऊपरी स्तर के करीब अब पहुंच सकता है। लेकिन दो चिंताएं हैं, एक तो है ओपेक प्लस से मई और जून में उत्पादन बढ़ने से जो ओवर सप्लाई का डर है, और साथ ही ईरान पर पाबंदी में ढील दी जा सकती है। ये एक मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंता को और बढ़ा सकता है। किशोर सर, क्या होगा कच्चे तेल में, यहां से क्या करना चाहिए इस तेजी के बाद? अब आई थिंक बहुत टाइम के बाद एक्चुअली जनवरी के बाद पहली बार हम लोग ने थोड़ा जो इन्वेंट्रीज में कटौती देखा है। मेरे हिसाब से तो एक्चुअली यहाँ पे तेजी बरकरार रहना चाहिए। हाँ जी सॉरी, फंडामेंटली ऑल्सो इसमें तेजी बने रहना चाहिए। एक ये है कि यहाँ पे ईरान का जो सप्लाई है करीब करीब 8 मिलियन बैरल का सप्लाई बंद होने की आशंका है, बट उसके सामने आपको ओपेक का सप्लाई बढ़ेगा। बट आई थिंक जो डिमांड है यूएस से भी काफी ज्यादा आ रहा है, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो भी भरा जा रहा है, तो उससे भी एक डिमांड निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल क्रूड के लिए तेजी बने रहना चाहिए। अराउंड $69-70 तक भी आपको अपसाइड है। तो इंडियन मार्केट में अगर देखें, मैं वायदा 5370 के आसपास खरीदारी करें और 5300 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 5480 का आप इंट्राडे का टारगेट के लिए इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। 5480 के लिए टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी की सलाह। क्रूड में तेजी यहाँ पे और थोड़ी दिख रही है। आप बताइए दिनेश जी, आज की गिरावट के बाद क्या आपको भी लग रहा है रिकवरी दिख रही है कच्चे तेल में? विश्वमोहन जी, प्राइजेस में काफी बड़ा इजाफा आया है। 4750 के लेवल से ये 5400 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मेजर बूस्ट प्राइजेस को जो मिला है, ये जो टेंशन ईज आउट हुए है और एक इकोनॉमी में एक बूस्टर डोज आया है, उसके चलते प्राइजेस में इजाफा हुआ है। फंडामेंटल या हम डिमांड सप्लाई देखे तो उसमें कोई मेजर बदलाव नहीं है। सप्लाई बिल्कुल ज्यादा ही है और डिमांड उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड ले वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही ट्रेड करे। मेरे हिसाब से इवनिंग सेशन पे एक बार ये मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है तेजी वाला। 5400 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है 5480-90 के टारगेट के लिए, और 5355 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो है ये आज का मोमेंटम जो अगर 5500 के पास जाता है तो वहां पर पोजिशनल शॉर्ट दोबारा बिल्डअप हो सकता है।
किशोर सर, एक नेचुरल गैस पे आपका सवाल लेना है। 1% की आज गिरावट दिख रही है, हालांकि लगातार ये 300 के ऊपर बना हुआ है। क्या होगा सर नेचुरल गैस में आगे, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? आई थिंक नेचुरल गैस में डिमांड कमजोर है और हम लोग समर में जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा भी कोई बढ़ के नहीं आएगा। इंजेक्शंस काफी अच्छा है इसमें, जो इन्वेंटरीज बेटर है, तो इसमें जो मंदी है वो कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म नहीं है, आई थिंक मीडियम टर्म का भी मंदी कंटिन्यू रहेगा। 270 280 तक इसमें गिरावट देख सकते हैं, तो करीब करीब आपको 30 से 40 रुपए का गिरावट देख सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। तो आज इंट्राडे के लिए यहाँ पे बिकवाली करके चले 310 के आसपास मैं एक बार बिकवाली का सलाह दूंगा। 313 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 304 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। बट ये मान के रखिए कि अगर थोड़ा भी अगर ऊपर आता है तो इसमें बिकवाली ही करके चलना चाहिए। 2-3 महीने के लिए इसमें मंदी का माहौल बना रहेगा। 2 से 3 महीने तक यहाँ पे मंदी का माहौल ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से थोड़ा पुल बैक में आप बेचे, 310 के आसपास बेचने की सलाह आ रही है। आज डॉलर और रुपए की चाल अगर देखें तो यहाँ पर आज हल्की मजबूती दिख रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल कैसी लग रही है आपको आगे यहाँ से? यहाँ पे जो डॉलर है सो ग्लोबल मार्केट्स में जनरली इस माहौल में वापस स्ट्रांग होना चाहिए था, बट सो डॉलर का 2 प्रॉब्लम्स है। एक है इधर एज ए सेफ हेवन एसेट, उसका जो ट्रस्ट है वो एक बार के लिए टूट गया है, तो बेसिकली जब रिस्क ऑफ सिनेरियोस आता है वहां पे भी डॉलर में तेजी नहीं आ रहा है। दूसरी चीज है कि जब भी रिस्की एसेट्स जो चलता है, मतलब अगर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तेजी है, जहाँ पे आपको एशियन करेंसीज, एशियन मार्केट्स जो चलता है वहां पे भी एशियन करेंसीज बेटर हो रहा है। सो प्रोबेबली यहाँ पे एक 84-30 से लेके 85-80 तक ये रेंज है अगले 2-3 महीने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे अप्रिसिएशन का ज्यादा चांसेस है एंड हम लोग अगर 2 महीने का अगर अंतराल अगर देख के चलते हैं तो 84-30, 84-40 तक इसमें शायद 80 से 90 पैसे के आसपास का आपका अप्रिसिएशन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये व्यू है यूएसडी आईएनआर पे। शुक्रिया किशोर सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को नॉन एग्री मार्केट पे गाइड किया। दिनेश जी, आप बने रहिए, आपसे ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एग्री मार्केट पे बातचीत होगी, क्योंकि ढेर सारी ऐसी एग्री कमोडिटीज जिस पे चर्चा करना जरूरी है। और आगे हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, मेहुल शाह होंगे, वाइस प्रेसिडेंट है भारत डायमंड वोर्स के। अप्रैल के महीने के ज्वेलरी एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं, वो डेटा क्या कह रहे हैं, क्या संकेत दिख रहे हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है, तमाम चर्चाएं उनसे करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट की। और ये जो अप्रैल के नंबर आए हैं एक्सपोर्ट के, इसमें कमजोरी दिख रही है। एक्सपोर्ट अप्रैल में 5% घटकर 204 करोड़ डॉलर के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले साल अप्रैल में 213 करोड़ डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। कहा जा रहा है एक तो जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न और दूसरा अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी में जिस तरह से बदलाव हुए, ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ी, ये सारी आशंकाएं अप्रैल में हावी रही। लेकिन आगे काफी कुछ सुधार होता दिख रहा है। आगे क्या कुछ होगा, यही चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहुल शाह हैं, वाइस प्रेसिडेंट है भारत डायमंड वोर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आप क्या देखते हैं, क्यों अप्रैल में ये कमी आई है एक्सपोर्ट में? सर, सबसे पहले अप्रैल महीना जो है ना, वो थोड़ा सा वातावरण मंदी का ही रहता है। ओके। लेकिन इस बार टैरिफ का ये पहला महीना है और इनिशियली 10% डायमंड में बहुत ज्यादा होता है। जो बिजनेस 1-2%, 3% में ट्रेड होता है, उस बिजनेस में सडनली अगर 10% टैरिफ अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो कस्टमर जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी वजह से अप्रैल के फिगर डाउन है। लेकिन लॉन्ग रन में हमारा ये मानना है कि ये 10% एब्जॉर्ब हो जाएगा और ट्रेड और सरकार ने इसको रिप्रेजेंट भी किया है बखूबी कि जैसे टैरिफ गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर प्रेशियस धातु के ऊपर टैरिफ नहीं है, तो डायमंड के ऊपर भी टैरिफ नहीं होना चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरह से अमेरिका में प्रेजेंट किया गया है। तो ऐसा मानने में आता है कि डायमंड पर से टैरिफ निकल जाएगा। अगर टैरिफ निकल गया तो बिजनेस फिर जैसा एज यूजुअल हो जाएगा। दुनिया की आधी, करीबन आधा डायमंड की खपत सिर्फ अमेरिका में है। तो ये जो है, ये वातावरण
मेनली टैरिफ की वजह से। आपको लग रहा है, और ये जैसे जैसे बाजार इसको डाइजेस्ट भी कर लेगा और आगे आपको लग रहा है कि डायमंड पर टैरिफ भी आगे खत्म हो सकती है। सर अब आगे बताइए, अब तक किस तरह की बातचीत हुई है टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ, और क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? हम लोग तो उम्मीद है, ट्रेड ने बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन बातचीत तो दो सरकार के अफसरों के बीच में होती है, उसके बारे में ज्यादा हमको नहीं मालूम होता है। बट हम लोग काफी होपफुल है कि डायमंड, लूज डायमंड के ऊपर उसको गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर के तौर पे डायमंड को लिया जाएगा। तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र से अगर डायमंड जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं होना चाहिए। सर ये ब्रेकअप में जानना चाह रहा हूं, तो जो एक्सपोर्ट में कमी हुई है, ये सबसे ज्यादा कहां पे कमी देखने को मिली है? सर कुछ ब्रेकअप दे पाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि कट और पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट 6% घटा है, जो कुल एक्सपोर्ट के जो नंबर है उससे ज्यादा यहां पर गिरावट दिखी है। और हालांकि इस दौरान इंपोर्ट के नंबर भी कम रहे हैं। आप बताइए सर, और ब्रेकअप अगर कुछ डिटेल्स आप शेयर कर पाए। तो नेचुरल डायमंड की बात हो रही है ये, तो नेचुरल डायमंड का फिगर कम है, वो बात सही है, और ये इसकी वजह है टैरिफ। और जहां तक इंपोर्ट के अंदर जो है, तो वेकेशन सामने में मई महीने में काफी फैक्ट्रियां बंद रहती है या वेकेशन पे जाती है, उसकी वजह से वो लोग इंपोर्ट कम करते हैं। सर अब आखिरी सवाल आपसे होगा गोल्ड प्राइसेस को लेकर, क्या लग रहा है आप लोगों का सेंस, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट में, आगे क्या होने वाला सर गोल्ड में? देखो, अभी मैंने एक एनालिसिस पढ़ा था कि जितना भी गोल्ड बिक रहा है दुनिया में, उसमें सिर्फ 35% गोल्ड कंज्यूमर लेवल पे या ज्वेलरी लेवल पे जा रहा है। बाकी 65% ऑफ द गोल्ड सिर्फ ट्रेजरीज बाय कर रही है। तो इस बात को नक्की करेगी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डॉलर के ऊपर लोगों का कितना भरोसा, और आगे दुनिया में क्या होने वाला है, और ट्रेजरीज नक्की करेगी कि गोल्ड को कहाँ ले जाना। फिलहाल थोड़ा मामूली करेक्शन आ जाता है, लेकिन इवेंचुअली लोग कहते हैं कि गोल्ड में पकड़ अभी रहेगी, गोल्ड ऊपर ही जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और ये एक्सपोर्ट के मुद्दे पे और साथ ही गोल्ड प्राइसेस का आउटलुक भी आपने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं एग्री मार्केट की ओर, और एग्री मार्केट का अपडेट लेते हैं। हमारे साथ दिनेश जी बने हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे धनिया के साथ। आज यहाँ पर अच्छी रिकवरी दिख रही है, धनिया को लोग वैल्यू वाई के तौर पे अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। क्या दिनेश जी आप क्या राय देंगे? जी बिल्कुल, अगर आप एनसीडेक्स देखते हो तो आज चौतरफा हरियाली छाई है। अब ग्वार कहो या ग्वार गम कहो या फिर जीरे में भी हरियाली है, धनिये में हरियाली है, और कॉटन सीड ऑयल के कैस्टर, सारे कमोडिटीज में तेजी का रुख बनकर आया है। मोस्टली जो एक तनाव का जो वातावरण था, जो हमारे यहाँ बॉर्डर पर जो तनाव बढ़ गया था, जिसके चक्कर में स्टॉकिस्ट अपना माल ऑफलोड कर रहे थे और फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर नहीं आ रही थी, अब वो तनाव दूर हो गया है। तो मार्केट में, मंडी में जो है अराइवल्स भी ठीक ठाक है और लेवाल भी बड़े जोरों शोरों से इसमें बाइंग कर रहे हैं, जिसके चलते प्राइसेस में इजाफा आया है। खासकर धनिया की बात करो तो मैं ये ऐसी कमोडिटी है जो एकदम लोवेस्ट लेवल पर ट्रेड कर रही है। 7,000 के अंदर ये ट्रेड कर रही थी, अभी यहाँ पर इसमें रिकवरी आने की संभावना है, क्योंकि स्पॉट में बाइंग अच्छी है, साउथ की डिमांड काफी ठीक ठाक है और राइवल्स थोड़ी सी कम है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो 7,000 के लेवल्स का धनिया है, इसमें बढ़ने में अभी 7300-7400 के लेवल जल्दी दिखा सकते हैं। 6800 के नीचे जाने की संभावना कम लगती है। के नीचे जाने की संभावना कम है, जल्दी ही धनिया 7300-7400 तक भी जा सकता है, ऐसा दिनेश जी को लगता है। हल्दी सर बताइए, हल्दी आज सुस्त है, हल्की नरमी भी दिख रही है। पिछले 2 सत्र में तो बहुत अच्छी तेजी दिखी थी, आगे क्या होगा सर? जी विश्वमन जी, 13,200 का लो बना था 3 से 4 दिन पहले, और वहां से एक शानदार और तेज रिकवरी हमें देखने मिली है। ऊपर में 14,600 के लेवल्स हमने देखने मिले, मतलब करीब करीब ये 1,400 रुपए का इसमें मूव आया है। शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फेज है, लेकिन स्पॉट में डिमांड बहुत जोरदार है। और निजामाबाद और आसपास की मंडियों की मैं बात करूं तो अराइवल्स काफी ज्यादा कम है, करीब करीब सिर्फ 1,500 बोरी के अराइवल से निजामाबाद, और स्टॉकिस जो है थोड़े थोड़े से यहाँ पे सक्रिय हो रहे हैं। थोड़ी फिजिकल की डिमांड भी अच्छी बढ़कर आ रही है। मेरे हिसाब से 14,200 14,300 का दायरा थोड़ा सा डिप मिलता है, तो अच्छा अवसर रहेगा खरीदारी का। 14,800 15,050 ये लेवल्स अपसाइड मुझे नजर आते हैं। 13,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जीरा सर क्या करे, 22,000 पे खरीदना चाहिए क्या? जीरा मुझे लगता है रेंज बाउंड एक्टिविटी में अब बन सा गया है। एक शॉर्ट टर्म ही अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो मेरे हिसाब से 21,950 के लेवल पर खरीदारी हो सकती है। 22,500 22,700 ये मैक्स टू मैक्स अपसाइड मुझे नजर आता है, और 21,450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओवरऑल जो है मुझे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी
21,500 से 22,500 यह दायरा नजर आता है 8 से 15 दिन। ग्वारसीर ग्वारगम आज बिल्कुल दायरे में है, कल आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी दिख रही थी, आगे क्या तेजी यहां भी बढ़ने वाली है क्या? मुझे लगता है ग्वार में अंडरलाइन थोड़ा सा मोमेंटम सुधरा है, इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव टर्न अराउंड हुए हैं। 5125-30 के दायरे में ग्वार सीट जून बाय किया जा सकता है। 5200-5205 के पोटेंशियल अपसाइड मुझे नजर आते हैं। 5075 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दिनेश जी, कॉटन केक क्या करे जी? कॉटन सीड ऑयल केक में क्या करना चाहिए सर? कॉटन सीड ऑयल केक में भी मोमेंटम थोड़ा सा सुधरा है। 2960 के अराउंड बाइंग बन के जून कॉन्ट्रैक्ट में 3010 अपसाइड टारगेट और 2930 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये व्यू है कॉटन केक को लेकर। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या करना है उन्हें कमोडिटी मार्केट में। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इफिनो जंक्शन, जहां पर इक्विटी मार्केट में इक्विटी वायदा में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।